अगर आप किसी भी हरकत करते हुए जिस्म की हरकत पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कोई भी जिस्म जो हरकत में होता है उसकी हरकत का इन्हिसार जो है वो दो चीज़ों पर होता है। एक तो उसका मास कितना है उस बॉडी का, और दूसरी चीज़ कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। आपको मालूम है कि जो भी कोई बॉडी मूव करेगी उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना, और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के तहत ही मूव करती है, हरकत करती है। तो किसी भी जिस्म की जो हरकत है, मूवमेंट है, उसका जो इन्हिसार है वो उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर होता है। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही उसमें जो हरकत है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट शो करती है। इस चीज़ को जो मास और वेलोसिटी है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, यानी कि अगर हमें ये मालूम हो कि ये किसी चीज़ का मास है और ये उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो फिजिक्स में इस चीज़ को मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास कार है, अगर आपको कार का जो मास है वो मालूम चल जाए कि ये तकरीबन है 500 केजी, लेट्स सपोज फर्ज कर लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 50 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 25,000 केजी मीटर पर सेकंड जो है आपके पास मोमेंटम निकल आता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि इस कार का जो मोमेंटम है वो इतना है। यानी कि किसी भी बॉडी की जो हरकत में हो उसकी अगर मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक नई टर्म हमें मालूम हो जाती है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि फिजिक्स में एक चीज़ से दूसरी चीज़ डिराइव होती चली जाती है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड मालूम हो जाए तो हम आसानी से उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हम उस हरकत करते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन बता सकते हैं, और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाए तो हम इस एक्सेलरेशन को उसके मास से मल्टीप्लाई करके उस जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो इसी काम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ कि अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना तो ये चीज़ हमारे पास मोमेंटम के इक्वल आ जाती है। और जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। यानी जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी का हो सकता है, कोई मूविंग बास्केटबॉल हो सकता है, बॉल हो सकता है, स्नोकर वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा कोई मूविंग कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कोई भागता हुआ जिस्म हो सकता है, या बुलेट से गन से अगर आप बुलेट फायर करें तो वो इसकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। मोमेंटम का हमें डेली लाइफ में ये फ़ायदा होता है कि जब हमें किसी चीज़ के मोमेंटम के बारे में पता चल जाता है, किसी मूविंग बॉडी के मोमेंटम के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि ये बॉडी कितनी तेज़ी से मूव कर सकती है या कितनी स्लोली मूव कर सकती है। मोमेंटम मोमेंटम और फोर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। चूँकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनका रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। मोमेंटम के बारे में फोर्स जो है हमें मालूम है कि जो हमारी फोर्स होती है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो ma के इक्वल होती है। यानी कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं मास की जगह यहाँ पर वेलोसिटी की जगह मास के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देती तो ये चीज़ मेरे पास फोर्स के इक्वल आ जानी थी, जो कि न्यूटन का दूसरा कानून है। लेकिन मैंने चूंकि यहाँ मास की जगह वेलोसिटी लिखी तो ये मेरे पास मोमेंटम बन गया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं मास के साथ एक्सेलरेशन लिख लूँ तो ये फोर्स के इक्वल आ जाता है न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक। और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। हो सकता है कि हमारे ये जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं ये स्टार्टिंग में इनकी वेलोसिटी कुछ और हो, और वक्त के लिहाज से विद इंटरवल ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त पास होता चला जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती जा रही है। वो थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है या हो सकता है ज़्यादा से कम होती जा रही हो। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग यही वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल करें कि हमारा मास एज इट इज़ ही रहेगा और फोर्स ऐसे ही, और जो एक्सेलरेशन है इसे हम लोग डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी कह सकते हैं। और हमें मालूम है कि डेल्टा वी जो होती है वो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को यूं कर लूँ कि m इंटू डेल्टा टी कर दूँ, डेल्टा वी कर दूँ और डिवाइडेड बाई टी कर दूँ, तो भी ये रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा इक्वल टू फोर्स के। मगर अब थोड़ा सा काम इस तरह से किया जाए कि क्यों ना इस वाली टाइम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो फोर्स इंटू
टाइम, ये हमारे पास जो है m इंटू डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगा। और m इंटू डेल्टा वी जो है ये चीज हमारे पास मोमेंटम है, जिसके बारे में हमें मालूम है कि फोर्स को जब भी किसी वो मास को किसी भी जिस्म की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मोमेंटम होता है। तो अब हमें ये भी मालूम हो गया कि अगर मोमेंटम जो है वो किसी भी जिस्म पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स और जितने वक्त के लिए वो फोर्स अप्लाई की है उसके प्रोडक्ट के भी इक्वल होती है। और इस चीज को फोर्स इनटू टाइम को हम लोग फिजिक्स में इम्पल्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो इक्वल्स टू इम्पल्स भी है, यानी कि जब भी किसी फोर्स को जितनी देर के लिए वो किसी जिस्म पर अप्लाई की जाए, उस फोर्स को उस दौरानिया से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज हमारे पास इम्पल्स आ जाती है, और इम्पल्स जो है वो मोमेंटम के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो फोर्स इंटू टी के भी इक्वल है, और हमारा मोमेंटम m इंटू डेल्टा वी के भी इक्वल है। जिस तरह से हमें मालूम है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स में एनर्जी वगैरह कंजर्व्ड होती है, इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। अगर देखा जाए तो अगर किसी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। जैसा कि अगर आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग कार है वो अपनी स्पीड से मूव करती जा रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई दूसरी चीज कोई कार या ट्रक उससे आकर नहीं टकराता, तो उस सूरत में उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। सिमिलरली अगर आप स्नूकर की बात करें तो स्नूकर खेलने से पहले तमाम जो रेड बॉल्स हैं वो स्टेबल होती है, उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, और उनका जो मोमेंटम है वो उस सूरत में जीरो होता है क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही। जब मूव नहीं करेंगी तो वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। तो जैसे ही आप व्हाइट बॉल को हिट करते हैं तो होता ये है कि ये व्हाइट बॉल मूव करती हुई रेड बॉल से टकराती है जो कि पहले ही स्टेबल थी, और अपना जो मोमेंटम है वो रेड बॉल को जो है वो डिलीवर कर देती है, उसको दे देती है, और रेड बॉल उसका व्हाइट बॉल का लिया हुआ मोमेंटम से ही आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये वाली बॉल जो है आपकी मूव कर रही है और ये स्टेबल है, तो जितना मोमेंटम जब ये इससे कलाइड करती है आके यहाँ टकराती है तो जितना मोमेंटम इसका होता है वो इसे डिलीवर हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर वो इक्वल रहता है। इसी तरह अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, एक ये और एक ये, इसका मास जो है वो m1 है और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। सिमिलरली ये सेकंड बॉल है जिसका मास m2 है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम लोग कह देते हैं कि हमें इनका मोमेंटम फाइंड आउट करना है, लेकिन बिफोर कोलिजन, जब इनके टकराव से पहले का मोमेंटम। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कहें जी हमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन चाहिए, तो ये जो है उस वक्त जो मोमेंटम होगा इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 और v2। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बॉल्स ऐसा ऐसा मूव करते हुए कुछ वक्त के बाद आपस में जाके इस तरह से हिट करती हैं, कोलाइड कर लेती हैं, तो उस वक्त इनके मोमेंटम में कुछ ना कुछ तब्दीली तो आई होगी ना, या तो मोमेंटम बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग कह देते हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब इस बॉल का जो मास है वो m-1 और वेलोसिटी m1 और सिमिलरली इसकी जो वेलोसिटी है v2 और मास जो है वो m2 हो जाता है। तो अब भी तो ये कॉम्बिनेशन ही है ना, इसे अब भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि m2 इंटू v2 प्लस m1 और इंटू v1 यानी कि मोमेंटम फर्स्ट पोल का प्लस एडिशन जो है वो मोमेंटम सेकंड पोल का, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास हमेशा इक्वल ही आएगा। इसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह आप कंजप्शन ऑफ मोमेंटम में डिफरेंट चीज़ों की एग्जांपल ले सकते हैं। आप बैलून की ले सकते हैं, आप रॉकेट की ले सकते हैं, आप गन और बुलेट की ले सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बैलून में जब एयर फिल की जाती है तो एयर का कोई ना कोई तो मास होता है, लेकिन आप जब उसे छोड़ते हैं बैलून को, छोड़ने से पहले आप कह सकते हैं कि इस बैलून का जो मोमेंटम है उस वक्त जीरो है, क्योंकि उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो है। और जब वेलोसिटी जीरो है बैलून को छोड़ने से पहले तो ऑब्वियसली उसका जो मोमेंटम है वो जीरो होगा। वो एक अलग बात है कि इसका मास भी है, लेकिन हमें मालूम है कि मास जब भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली गन जो है वो बुलेट को फायर करने से पहले इसका मोमेंटम भी जीरो होगा, और इसी तरह रॉकेट के चलने से पहले भी इसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि इस वक्त इसकी कोई वेलोसिटी अटेन ही नहीं की इसने, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम होता।
लेकिन जैसे ही आप रॉकेट को फायर करते हैं तो इस वक़्त इसका कुछ न कुछ मैस होता है और ये किसी न किसी वेलोसिटी के तहत मूव करता है। तो जब आप इसे छोड़ते हैं तो उस वक़्त इसका मैस और वेलोसिटी दोनों चीज़ें होती हैं, तो उस वक़्त आप कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम है। तो बिफोर और आफ्टर जो इसका मोमेंटम है वो कंज़र्व्ड ही होता है। सिमिलरली जो आप बैलून को जब छोड़ते हैं तो इसका भी मोमेंटम होता है और आपकी जो बुलेट है जो गन में से फायर की जाए, तो फायर होने के बाद इसका भी मोमेंटम होता है। इसे आप इस तरह से ले लीजिए गन के एग्जांपल में कि बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है, बिफोर फायरिंग आपका मोमेंटम जो है वो 0 है और जब आफ्टर फायरिंग हो जाती है यानी फायरिंग के बाद आफ्टर फायरिंग जो आपका मोमेंटम है वो जाहिर सी बात है आपके बुलेट जिसे हम लोग M1 कह देते हैं और इसकी वेलोसिटी को V1 और गन को M2 और इसकी वेलोसिटी को M2 कह देते हैं। तो हमारा जो मोमेंटम है वो इन दोनों का एडिशन ही होगा। इसे M1 V1 प्लस M2 और V2 कह देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग। इस तरीके से इस सिचुएशन से हम किसी भी एक चीज़ को मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको ये मालूम करना है कि आपकी इस बुलेट की कितनी वेलोसिटी है, तो आप उसके लिए इस तरह से कर सकते हैं कि M2 V2 को इस तरफ ले जाएँ और M1 V1 को इस साइड पर ले आएँ और चूँकि V1 ही वेलोसिटी है ना बुलेट की, तो उसे मालूम करने के लिए आप -M2 V2 डिवाइडेड बाय जो है M1 कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बुलेट का मास मालूम है, आपको अपने गन का मास मालूम है या गन की वेलोसिटी मालूम है कि वो किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आपके शोल्डर को झटका देती है, तो उस तरीके से आप ये जो है बुलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपको गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि गन ने कितने ज़ोर से आपको झटका दिया है, तो वो आप भी मालूम कर सकते हैं अगर आपको बुलेट की वेलोसिटी पता चल जाए। तो किसी भी एक पैरामीटर के अननोन होने से जो बाकी नोन है, उनकी हेल्प से आप किसी भी एक पैरामीटर को मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ हो सकता है कि आपके पास मास ना गिवन हो, लेकिन वेलोसिटी और इस चीज़ का मास हो, यानी कि कोई ना कोई चीज़ तो आपको गिवन होगी और उसकी हेल्प से आपको कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह जो है हम डेली लाइफ में मुख्य चीज़ों के मोमेंटम भी फाइंड आउट करते हैं, उनकी वेलोसिटीज़, उनके मासेस वगैरह भी फाइंड आउट करते हैं और मोमेंटम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किसी बॉडी की जो रफ्तार है या किसी बॉडी की जो हरकत है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है और कितनी कम हो सकती है। तो ये मोमेंटम के बारे में था और मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में था कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, बिफोर और आफ्टर हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है या फायरिंग वगैरह से पहले होता है किसी चीज़ में, मूविंग वगैरह से पहले होता है, उतना ही मोमेंटम उस चीज़ के मूव करने के बाद भी रहता है। यानी कि दोनों मोमेंटम हमेशा इक्वल होते हैं। जिस तरह से एनर्जी वगैरह कंजर्व्ड रहते हैं किसी सिस्टम में, इसी तरह से मोमेंटम वगैरह भी किसी सिस्टम में कंजर्व्ड होते हैं जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना की जाए। ये मोमेंटम था और इसके बाद हम मोमेंटम के कुछ और जो हैं वो स्पेसिफिक केसेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियोस पे। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझ आ चुकी होगी।